हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ ईवीएस के लेवल 1 के लिए। तो मैंने 2022 से शुरुआत की थी। 2022 वाला पेपर मैं करवा चुकी हूँ, यानी कि 2022 वाले पेपर में जो ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। फिर 2021 वाले पेपर के भी करवा दिए हैं, 2017 वाले पेपर के भी करवा दिए हैं। ये जो पेपर है ये 2015 वाला है। तो इनमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो पहले आ चुकी है उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी धुंधली है क्योंकि काफ़ी पुरानी ये पीडीएफ है, पेपर 2015 में हुआ था। तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं प्रत्येक प्रश्न पढ़ रही हूँ और प्रत्येक प्रश्न के विकल्प भी पढ़ूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? पहला विकल्प लिखा है बॉटनी, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है जियोलॉजी और चौथा है एनाटॉमी। तो उद्यान कृषि का जो अध्ययन है वह किया जाता है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बी विकल्प इसमें सही है। तो उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर बगीचों में पौधे उगाने की कला है। इसका उद्देश्य भोजन और औषधि सामग्री या आरामदायक और सजावटी उद्देश्यों के लिए उत्पादन करना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। बॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान, यानी कि इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी क्या है? तो भूगर्भ शास्त्र, इसमें क्या होता है? चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, यानी कि जीवित प्राणियों के शरीर के अंगों की पहचान और अलगाव। तो ये एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? पहला विकल्प लिखा है डब्ल्यू.सी. डैम्पियर, दूसरा है बी.एस. ब्लूम, तीसरा है कार्ल पॉपर और चौथा है जे.डब्ल्यू.एन. सुलिवन। तो विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। ये परिभाषा दी है डब्ल्यू.सी. डैम्पियर ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो डब्ल्यू.सी. डैम्पियर हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये मट्ठे से दुग्ध शर्करा निकालने के लिए प्रसिद्ध एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। साथ ही उन्होंने विज्ञान में भी योगदान दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। बी.एस. ब्लूम, तो इन्हें शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कार्ल पॉपर, तो इन्होंने सिद्धांतों को सिद्ध करने के विरुद्ध अनुभवजन्य विज्ञान में सिद्धांत के मिथ्याकरण का समर्थन किया है। और जे.डब्ल्यू.एन. सुलिवन, तो ये जो है लोकप्रिय विज्ञान लेखक और साहित्यकार हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इतनी जानकारी आपको आवश्यक है। यदि प्रश्न घुमा फिराकर पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और चौथा है ये सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत है आवश्यकता का सिद्धांत भी है, उपयोगिता का सिद्धांत भी है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है, यानी कि ये सभी डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पर्यावरण को प्राकृतिक स्थितियों, परिस्थितियों और प्रभावों के सम्मिश्रण और समाजशास्त्रीय संदर्भ जिसमें एक व्यक्ति रहता है के रूप में वर्णित किया गया है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? पहला विकल्प लिखा है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, दूसरा है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण,
तीसरा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के वांछित उद्देश्य हैं, तो ये सभी वांछित उद्देश्य हैं, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? पहला है 4, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा है 8 और चौथा है 6। तो अधिगम की सुविधा के लिए शैली में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं और परियोजना विधि उनमें से एक है। यह जॉन ड्यूबी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में W.H. किलपैट्रिक द्वारा लोकप्रिय हुआ। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। परियोजना विधि एक विशिष्ट परियोजना को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सहकर्मियों के एक समूह के संपर्क और पारस्परिक सहयोग से सक्रिय अधिगम पर जोर देती है। इसमें पूछा गया है कि कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं, तो 4 मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो 4 आपको जानना आवश्यक है। पहला है एक समस्या का चयन करना, दूसरा है परिकल्पना बनाना, तीसरा है एक प्रयोग करना और चौथा है निष्कर्ष निकालना। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में धीमी वृद्धि को दर्शाती है। तो जो गैस उत्तरदायी है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी और गैसें होती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभाव डालती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है स्वतः शोध विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि और चौथा है आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत जो है यह प्रयोग होता है आगमन विधि में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताया जाता है, और जो आगमन विधि है यह निम्न सिद्धांतों का पालन करती है। कौन कौन से हैं? विशिष्ट से सामान्य, ये तो इसमें लिखा ही है। इसके अलावा ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, उदाहरण से सूत्र, तो ये इन सब का भी पालन करती है। तो इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। विश्लेषण विधि क्या है? तो इस विधि में एक प्रश्न को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और फिर उसे हल किया जाता है। स्वतः शोध विधि क्या है? तो स्वतः शोध विधि में तथ्यों और तार्किक विचारों द्वारा निर्धारित सत्य की खोज शामिल है। संश्लेषण विधि क्या है? तो यह कुछ तत्वों या तथ्यों के संयोजन द्वारा एक समस्या को हल करने के लिए होती है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। पहला है आगमन, दूसरा है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, तीसरा है रटना और चौथा है निगमन का। अब आगमन में तो पहले उदाहरण दिए जाएंगे, फिर नियम बताया जाएगा, और बच्चे छोटी कक्षाओं के हैं तो पहला गलत हो गया। रटने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ना ही हमें बच्चों को रटना सिखाना है, तो सी भी गलत हो गया। निगमन में क्या होता है? पहले नियम दिया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। अब बच्चे छोटे हैं तो नियम तो नहीं उन्हें दिया जाएगा, ये भी गलत हो गया। छोटी कक्षाओं में हमें कैसे पढ़ाना है? मनोरंजक एवं खेल संबंधी विधियों द्वारा। तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे, शामिल होंगे सक्रिय रूप से और सीखेंगे भी। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है व्यापकता यानी विस्तृत। तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है वैधता भी और विश्वसनीयता भी। तो ए और बी दोनों ही इसमें सही होंगे, यानी कि सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? पहला है बुलेटिन बोर्ड, दूसरा है OHP, तीसरा है प्रतिमान और चौथा है फ्लैनल बोर्ड। तो प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है? तो प्रक्षेपित सहायक सामग्री मशीन का उपयोग करके दीवार या स्क्रीन पर प्रक्षेपित होती है। प्रक्षेपित सहायक सामग्री प्रक्षेपण का उपयोग करके एक स्क्रीन पर दर्शाया जाने वाला दृश्य होता है। तो इसमें जो प्रक्षेपित सामग्री है वह है OHP। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। OHP क्या होता है? यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसका उपयोग सामान्य तौर पर स्क्रीन पर छवियों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके अलावा और भी जो प्रक्षेपित सामग्री है उनके उदाहरण और जान लीजिए, जैसे कि स्लाइड, फिल्म, वीडियो, कॉम्पैक्ट डिस्क या CD, कंप्यूटर और पावर पॉइंट प्रस्तुति। तो ये सभी भी प्रक्षेपित सामग्री ही हैं। अब ये लिखा हुआ है बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? तो बुलेटिन बोर्ड एक सतह होती है जिसे सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि प्रचार की जाने वाली वस्तुएं जो आवश्यक हैं या जिनकी बिक्री की जानी है। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? तो फ्लैनल बोर्ड एक रंगीन फ्लैनल या ऊनी कपड़े से आवृत प्रदर्शन बोर्ड होता है। इतनी जानकारी आपको आवश्यक थी जो मैंने आपको बता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हों। दूसरा है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तीसरा है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। और चौथा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसमें जो परिवार की विशेषता नहीं है वह बतानी है। तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये परिवार की विशेषता नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों परिवार की विशेषताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? पहला विकल्प है 16 अगस्त 1996, दूसरा है 5 जून 1990, तीसरा है 22 जुलाई 2002 और चौथा है 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई 26 सितंबर 1994 में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला विकल्प है 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2011 और चौथा है 1997। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया 2006 में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? वस्त्र का प्रकार लिखा हुआ है और लिखा हुआ है राज्य, और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फिरन ये जम्मू कश्मीर में पहना जाता है, ये तो सही है। पानो भाजू पश्चिम बंगाल, ये गलत है। राहदे हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। और फुलकारी पंजाब, ये भी सही है। तो इसमें बी गलत है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो पानो भाजू है ये गोवा की एक पारंपरिक पोशाक है। यह गोवा में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली 9 गज लंबी साड़ी है। पोशाक पर बना पैटर्न का डिजाइन फारसी, चीनी और मध्य एशिया से प्रेरित है। तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से ना होकर गोवा से है। तो ये गलत है और गलत ही हमें बताना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता? पहला है संगमरमर, दूसरा है कोटा स्टोन, तीसरा है घिया पत्थर यानी सेलखड़ी और चौथा है सैंड स्टोन।
तो राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में घिया पत्थर यानी कि सेल खड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो घिया पत्थर है यह रूपांतरित पत्थर होता है जिसमें मुख्य रूप से अबरख शामिल है। यह एक नरम और गैर छिद्रित पत्थर है जो अम्ल और क्षार के लिए प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग इसकी शिथिलता के कारण फर्श बनाने के लिए नहीं किया जाता। इसका उपयोग बाथरूम, दीवार, टाइल, काउंटर टॉप, प्लेट, कटोरे आदि में किया जाता है, लेकिन फर्श बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो संगमरमर होता है यह एक रूपांतरित चूना पत्थर है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कोटा स्टोन, तो कोटा स्टोन विशेष रूप से कोटा राजस्थान से खोदा गया बारीक चूना पत्थर है। इसका उपयोग फर्श, दीवार, अस्तर और फर्श सामग्री के रूप में किया जाता है। और जो सैंड स्टोन है इसे ही बलुआ पत्थर कहते हैं। तो यह एक अवसादी पत्थर है, क्वार्टर, जिसमें अभ्रक और स्फती से बंधा होता है। तो इतनी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? पहला है यूरिया, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है डीएपी और चौथा है वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी के लिए पूछा गया है तो वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा होता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र है जो ह्यूमस से समृद्ध होता है और इसलिए एक उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। अंबाजी मेला, ये गुजरात में लगता है, सही है। माघ मेला, ये उत्तर प्रदेश का है, सही है। नैना देवी मेला, असम, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नैना देवी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होता है, असम में नहीं होता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बेड़ेश्वर मेला राजस्थान, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है, बस यहाँ पर असम की जगह होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, तब ये सही होता। तो ये आपको याद रखना है, नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? पहला है डीडवाना, दूसरा है नागौर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है पर्वतसर। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है डीडवाना में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पहला विकल्प है 1981, दूसरा है 1985, तीसरा है 1986 और चौथा है 1988। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य है निर्माताओं के द्वारा किए जाने वाले शोषण से उपभोक्ता की रक्षा करना। तो याद रखिएगा 1986। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है? पहला विकल्प है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 22 और चौथा है 24। तो राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये एग्जाम राजस्थान का है तो आपको राजस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पक्षाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पहला है आमाशय, दूसरा है श्वसनिका, तीसरा है आंत्र और चौथा है वायुकोश। तो पक्षाभ उपकला मिलते हैं श्वसनिका में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पक्षाभ उपकला में बालों जैसी संरचना होती हैं जिसे सिलिया कहते हैं और ये श्वसनिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में कौन सा सरल ऊतक नहीं है? पहला है जाइलम, दूसरा है पेरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है स्केलेरेनकाइमा। तो सरल ऊतक नहीं है जाइलम। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
ये जटिल ऊतक है और लकड़ी के रूप में जाना जाता है। ये नलीदार मार्ग के रूप में पाए जाते हैं जो पौधों में पानी के परिवहन में मदद करते हैं। तो ये जटिल ऊतक का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, सरल ऊतक नहीं है। अब जो और लिखे हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। पेरेनकाइमा, तो इसमें पतली और सुचारू कोशिका भित्ति होती है। यह पौधों में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है। यह भोजन के भंडारण और सामग्री के परिवहन के लिए एक साधन होता है। कोलेनकाइमा, तो यह ऊतक जो है जीवित कोशिकाओं से बना होता है। पत्ती के डंठल में ये पाया जाता है और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। स्क्लेरेनकाइमा, तो मोटी दीवारों वाली कोशिकाएं जिनमें कोई जीव द्रव्य नहीं होता और यह जो होता है ऊतक, यह तनों, पत्तियों की जड़ों और बीजों के आवरण में पाया जाता है। यह पौधों में कोमलता और लचीलापन प्रदान करता है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मलेरिया रोग होता है, किसके कारण से होता है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा है एंट अमीबा, तीसरा है रिट्रोवायरस और चौथा है साल्मोनेला। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो मलेरिया है यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जो एंट अमीबा है ये अमीबा पेचिस के लिए उत्तरदायी है, रेट्रोवायरस है ये एचआईवी के लिए, और साल्मोनेला है ये टाइफाइड के लिए। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? पहला है अरावली हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स, तीसरा है हिमालय और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, तो वह है हिमालय। तो भारत में 3 नहीं बल्कि 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो ये पेपर है पुराना, तो आपको जो नई जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? हिमालय है, भारत बर्मा, सुंदरवन और पश्चिमी घाट और श्रीलंका। ये 4 हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं। ये पेपर पुराना है इसलिए इसमें 3 लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? पहला विकल्प है बाघ, दूसरा है गाय, तीसरा है ऊंट और चौथा है भेड़। तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। पहला है वास्तविक सीधा एवं छोटा, दूसरा है आभासी सीधा एवं आवर्धित, तीसरा है आभासी उल्टा एवं छोटा और चौथा है वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा एवं आवर्धित। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है जब परावर्तिक सतह अंदर की ओर और वक्र रूप में होती है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है और इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है यह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? पहला है वाहन, दूसरा है उद्योग, तीसरा है ठोस अपशिष्ट और चौथा है धूल के कण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वाहन से वायु प्रदूषण होता है, उद्योगों से भी होता है, धूल के कणों से भी होता है, लेकिन जो ठोस अपशिष्ट हैं ये जल प्रदूषण करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्रोत नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा मृदा प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सभी धातुएं तन्य होती हैं, दूसरा है सभी अधातुएं तन्य होती हैं, तीसरा है सब सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और चौथा है कुछ अधातुएं तन्य होते हैं। तो जो सही है वह बताना है। तो सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं और सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, लेकिन सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि इन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? पहला है जल विद्युत, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है पवन ऊर्जा और चौथा है सौर ऊर्जा। तो राजस्थान में जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है वह है प्राकृतिक गैस। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? पहला है बुलर झील, दूसरा है रुद्र सागर झील, तीसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है राजसमंद झील। तो रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है राजसमंद झील, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब रामसर सम्मेलन क्या है? रामसर सम्मेलन जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रज्ञ उपयोग के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इनका नाम ईरान के एक शहर के रामसर के नाम पर रखा गया है जहां इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इतना आपको याद रखना है। तो ईवीएस के सभी प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।